नमस्कार दोस्तों, पीपी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा क्लास है वो फॉरेन पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट सेकंड का ये तीसरा क्लास है। थर्ड क्लास आप लोग देखेंगे, तो तीसरे क्लास में क्या क्या पढ़ना है उसको थोड़ा सा जान लीजिए। अभी हम केवल बात करेंगे तीसरे क्लास में सेक्शन 4 की। किसकी बात करेंगे? सेक्शन 4 की। सेक्शन 3 तक हम लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन 4 में जो इसका रूल है, चैप्टर का नाम है, इसका नाम है कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस स्पेशल सर्विसेज इन लेटर पोस्ट, यानी पत्र डाक की विभिन्न विशेष सेवाओं से संबंधित शर्तें। इसमें हम एयर मेल के बारे में जानेंगे, एरोग्राम के बारे में जानेंगे, इंश्योरेंस के बारे में उसके जानेंगे, रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, रिप्लाई कूपन के बारे में जानेंगे। इसी तरह से 7 खंड में बटा हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि 2 क्लास आप अच्छे से अटेंड किए होंगे, क्योंकि वो चीज़ें आप जब नहीं करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा उस चीज़ को समझना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए पहले आप पिछले क्लास को अच्छे से अटेंड कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। यदि आप उसको नहीं किए हैं, इसको आप देख रहे हैं क्लास को, तो हमारे क्लास को अटेंड कर लीजिए, पर पीछे वाले क्लास को भी आप ज़रूर पढ़िएगा। उसको नहीं देखेंगे तो आपके ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी या दिमाग में आपके नहीं बैठेंगी। तो चलिए आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 या पीओजी गाइड सेकंड का, जिसका नाम है फॉरेन पोस्ट। आज थर्ड क्लास, रूल नंबर 56 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद का है 57 और सेक्शन है 4। तो कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस स्पेशल सर्विसेज इन लेटर पोस्ट, पत्र पोस्ट में विभिन्न विशेष सेवाओं संबंधित शर्तें। कौन कौन सी शर्तें हैं? पहले नंबर पर तो है एयर मेल सर्विसेज। एयर मेल में क्या होता है उसके बारे में अभी चलेगा। जनरल, रूल नंबर 57 जनरल या सामान्य, क्या क्या सामान्य में बताया गया है। कुछ देशों को छोड़कर, यदि कुछ देश को छोड़ दिया जाए तो अन्य देशों में इंटरनेशनल पोस्ट पर अतिरिक्त सरचार्ज या विशेष संयुक्त एयर कम पोस्टेज चार्ज, जिसको हम हवाई डाक प्रभार बोलते हैं, ये सब चीज़ें उसमें शामिल रहती हैं। कुछ देश को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग सभी देशों में जो इंटरनेशनल पोस्ट पर सरचार्ज लगता है या उसका विशेष जो एयर कम पोस्टेज है वो चीज़ें इसमें पेड करना पड़ता है। दूसरा चीज़ ये बोला गया है, जैसे देखिए अभी सरचार्ज के बारे में जान लीजिए। सरचार्ज यानी होता है अधिभार। सरचार्ज यानी क्या होता है? अधिभार। तो सरचार्ज में लेटर एंड पोस्ट कार्ड, जिसको एलसी बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म आता है, बोला जाता है कि एलसी का क्या मतलब होता है। तो एलसी का मतलब होता है लेटर, एल से लेटर, सी का कार्ड, तो लेटर्स एंड कार्ड, इसका मतलब होता है एलसी। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? पोस्टल मनी ऑर्डर, ट्रेड चार्ज मनी ऑर्डर, वितरण की सूचना, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, ये एलसी के अंतर्गत आते हैं। अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट में आता है आपका अन्य वस्तुएं। एओ पूछता है एओ का क्या मतलब होता है, तो एओ का मतलब होता है अदर ऑब्जेक्ट। इसमें आते हैं प्रिंटेड पेपर, न्यूज पेपर, स्मॉल पैकेट और ब्लेंड लिटरेचर पैकेट। तीसरे नंबर पे ये बोला गया है कि सरचार्ज और संयुक्त शुल्क, संयुक्त शुल्क जो आपको बताया था एयर कम पोस्टेज है ना, इसमें क्या क्या होता है कि सरचार्ज और संयुक्त शुल्क तय करने के उद्देश्य से देशों और क्षेत्रों को 5 समूहों में विभक्त किया गया है। पेपर में ऐसे ही पूछता है कि कितने समूह में विभक्त किया गया है या बांटा गया है, तो 5 समूहों में विभक्त किया गया है सरचार्ज और संयुक्त शुल्क के उद्देश्य से। कौन कौन से वो हैं? पहले समूह में है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, जो भारत के साथ हमारे विशेष समझौते के अंतर्गत आता है। दूसरा है जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5।
इसका हम आपको PDF में जोन बाय जोन देशों के नाम भी दे देंगे, पर पूछता नहीं है, चाहिए तो हम वहाँ से आपको PDF में दे सकते हैं। अब देश पढ़ना पूरा इतना आसान नहीं है, बहुत सारे देश हैं उसमें। रोल नंबर 58 में आइए, एरोग्राम। 20 टाइप में क्या दिया गया है, एरोग्राम। अभी हम क्या पढ़े हैं, एयरमेल। एयरमेल का जनरल चीज़ें समझ लिए। एरोग्राम, यह हवाई पत्र केवल हवाई डाक द्वारा ही भेजे जा सकते हैं। जो एरोग्राम है वो केवल किसके माध्यम से, बाई एयर ही भेजे जा सकते हैं। जब सरफेस से भेजा जाएगा तो इसे लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, पत्र की तरह। एरोग्राम ये एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसे फोल्ड और गोंद लगा हुआ होता है, मतलब मुड़ा हुआ फोल्ड, जो कि फोल्ड और गम्ड होता है, गोंद लगा हुआ होता है। साइज ऑफ एरोग्राम की बात करें, मैक्सिमम 110 से 220 mm फोल्डेड में, मिनिमम 90 से 140 mm है ना, जैसा कि लेटर में चलता था फोल्डेड में, उसी तरह से। वेट इसका मैक्सिमम 3 ग्राम होता है एरोग्राम का। एरोग्राम के फ्रंट साइज पर, उसके ऊपरी हिस्से पर एड्रेस, पोस्टेज, सर्विस नोट या लेबल, ये इंडिकेशन, एरोग्राम, ये चीज़ें लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मान लीजिए कि खाली इसके लिए जगह होना चाहिए। देखिए जैसे ये सब करने के लिए ना, जैसे ये हमारा मान लीजिए एरोग्राम हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास उसमें खाली जगह होना चाहिए और इंडिकेशन के तौर पर एरोग्राम ज़रूर लिखा होना चाहिए। एरोग्राम के साथ में एक्नॉलेजमेंट को छोड़कर कुछ भी संलग्न नहीं करना है। पेनाल्टी क्या मिलेगी यदि आप ऐसा करते हैं, मतलब नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, लेटर की तरह, यानी पत्र डाक की तरह। रोल नंबर 59, रोल नंबर 59 में दिया गया है मेकअप या पैकिंग ऑफ एयरमेल आर्टिकल्स। मेकअप या पैकिंग ऑफ एयरमेल आर्टिकल्स। तो हवाई डाक वस्तुओं की बनावट और पैकिंग कैसे होगी। सबसे पहले तो ये ज़्यादातर सरफेस मेल के अनुरूप ही रहता है, उसी तरह रहता है। एयरमेल आर्टिकल के फेस या डाक के तरफ लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में ब्लू लेवल, स्पेशल ब्लू लेवल लगा होना चाहिए, या फिर उसी रंग में, ब्लू लेवल में, सॉरी उसी रंग में पार एवियन यानी हवाई डाक द्वारा इसकी एक मुहर लगी होनी चाहिए। कभी कभी पूछता है कि पार एवियन का क्या मतलब होता है, तो पार एवियन का मतलब होता है हवाई डाक द्वारा, ना कि सरफेस के द्वारा। विशेष लेबल जो होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड एनवलप्स, इनके केस में स्टैंप इम्प्रेशन, स्पेशल लेबल, इंडिकेशन, ये फेस की तरफ टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, यानी ये सब चीज़ें आप जो विशेष लेवल में, विशेष एनवलप्स का इस्तेमाल यदि आप करते हैं, तो उसके केस में जैसे स्टैंप इम्प्रेशन हो गया, स्पेशल लेबल हो गया, इंडिकेशन हो गया, तो ये चीज़ हमेशा फेस की तरफ रहना चाहिए और टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, टॉप बाएं साइड कॉर्नर पे सेंडर के नाम के नीचे लगा होना चाहिए। इसको ध्यान में इतना चीज़ रखना है। रूल नंबर 60 रूल में क्या बोला गया, अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड एयरमेल आर्टिकल्स। यदि वो कोई एयरमेल आर्टिकल्स अनपेड है या अपूर्ण रूप से भुगतान किया गया है तो क्या होगा। यदि सेंडर का नाम और एड्रेस दिया जाता है उसमें, तो सबसे पहले तो RTS हो जाएगा। नाम और एड्रेस सेंडर का यदि दिया है तो भैया वापस हो जाएगा। डेफिशिएंसी को पूरा किया जाएगा और उसको दोबारा से पोस्ट किया जाएगा, फिर उसको बाई एयर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मगर कुछ निश्चित पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि डाक को उसके डेस्टिनेशन पर डिलीवर कर दिया जाता है। अगर ऐसा कुछ है, इनसफिशिएंटली पेड है, अनपेड है, तो उसको डिलीवर तो कर दिया जाएगा, परंतु एक सूचना देकर सेंडर से पैसा बाद में वसूल लिया जाएगा। यदि सेंडर का नाम और पता ना दिया गया हो तो लेटर कार्ड और एरोग्राम के केस में यदि पोस्टेज 75% सरचार्ज लेटर में अगर पेड किया गया है या 50% अधिभार यानी
एयर का अधिभार जो है 50% पोस्ट कार्ड और एरोग्राम के उद्देश्य में पेड किया गया है, तो उस डाक को बाई एयर भेज दिया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा तथा कमी के साथ टैक्स को बाद में वसूल कर लिया जाएगा। मतलब लेटर्स, कार्ड और एरोग्राम के केस में क्या होता है, लेटर्स के केस में सबसे पहले तो 75% सरचार्ज पेड होना चाहिए, पोस्ट कार्ड और एरोग्राम के केस में कम से कम 50% होना चाहिए। यदि इतना कस्टमर के द्वारा पेड किया गया है तो बाई एयर इसको भेज तो दिया जाएगा, पर बाद में क्या करेंगे कि ये टैक्स के साथ इसको वसूल लेंगे। अब यदि ये सब चीज़ें नहीं हैं, मतलब 75% नहीं पेड है, इस सब 50% से कम है पोस्ट कार्ड और एरोग्राम पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डाक को बाई सरफेस भेजा जाएगा। अब सतह से भेजा जाएगा, बाई एयर नहीं भेजा जाएगा। यदि सरफेस आइटम की पोस्ट में कम अमाउंट पेड किया गया है तो एरोग्राम्स को लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? लेटर की तरह। इन केस ऑफ अदर्स में, इन केस ऑफ अदर्स का मतलब है लेटर्स, कार्ड्स और एरोग्राम्स को छोड़कर। अदर केस में यदि अमाउंट इनके अलावा जो अदर हमारे लेख हैं, डाक हैं, उसमें यदि एयर के माध्यम से भेजा दिया जाता है तो अमाउंट अगर 75% पेड किया गया है तो एयर के माध्यम से भेज दिया जाएगा। किस केस में? लेटर्स, कार्ड्स और एरोग्राम को छोड़कर जो और चीज़ें हैं उनके केस में बात कर रहा है, और कमी की मात्रा का टैक्स ले लिया जाएगा। यदि अमाउंट मान लीजिए किसी कारणवश 75% से कम है तो यहाँ भी वही होगा भैया, दूसरे डाक को भी हम सरफेस के द्वारा भेज देंगे और उसमें लेस देन सरफेस चार्ज अगर दी है तो इसे भेजा ही नहीं जाएगा। सरफेस चार्ज जैसे मान लीजिए, देखिए एयर चार्ज का फीस ज़्यादा होता है, सबको पता है, सरफेस चार्ज फीस कम होता है। तो यदि मान लीजिए कि एयर चार्ज के द्वारा कस्टमर को पेड किया गया है, कस्टमर पेड करता है, तो उसका यदि पेमेंट सरफेस चार्ज के बराबर हो रहा है या उससे ज़्यादा है तो भी वो भेज देगा, सरफेस से भेज देगा। यदि उससे भी कम है तो फिर उसको वो क्या करेगा? नहीं भेजेगा अदर कंडीशन में। मगर सरफेस आइटम के पोस्ट में अमाउंट पेड किया हो तो एरोग्राम की तरह में तो क्या होता था, इसको एरोग्राम में क्या होता था, लेटर की तरह उसको ट्रीट किया जाता था। मगर यहाँ पे क्या होता है कि लेस देन है तो इसको भेजा ही नहीं जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। रूल नंबर 61 से 61 से 64 तक डिलीटेड है, आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दिया गया है। देखिए जब कोई रूल यहाँ पे डिलीटेड मिलता है, जिसको नहीं पढ़ना होता है, तो बड़ी खुशी होती है, गनगना के बिल्कुल मन खुश हो जाता है कि अरे अब तो 4 रूल तो ऐसे ही निकल गए, है ना। तो सबको खुशी होती है, पर जो रूल आते हैं तो फिर बड़े बड़े रूल रहेंगे तो फिर उसको भी तो पढ़ना है, क्लास को उसको छोड़ना थोड़ी ना है। तो ज़्यादा खुश मत होइएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, बलबला के खुश हो जाते हैं, है ना। तो सी टाइप में आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, एयर मेल के बारे में जान लिए हैं, अब रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लीजिए। रजिस्ट्रेशन में जनरल में क्या होता है, सामान्य में आइए, सामान्य में दिया गया है ऑल लेटर पोस्ट आइटम, जितने भी लेटर पोस्ट आइटम हैं रोल नंबर 6 के तहत, या बल्क बैग हो गया आपका रोल नंबर क्लास 44 के तहत, ये सब चीज़ें यहाँ पर भी लागू होंगी, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। रोल नंबर 66 में दिया गया है पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन के लिए पोस्टेज। अब रजिस्टर्ड आर्टिकल पर सबसे पहले तो पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग से लगेगा, फुली प्रीपेड होना चाहिए। यानी फुली प्रीपेड का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी, पोस्टेज, अदर फ़ी, एयर सरचार्ज, एक्नॉलेजमेंट चार्ज अगर है तो ये सब चीज़ें पहले से ही फुली प्रीपेड होने चाहिए, तभी रजिस्टर्ड आर्टिकल का क्या होगा, आर्टिकल का रजिस्ट्रेशन होगा, या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड आर्टिकल उसको बना के भेजा जाएगा, तभी उसका रजिस्ट्रेशन होगा। ये चीज़ें जो कंडीशन में बताई गई हैं ये पूरा होना चाहिए। अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड डाक की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी, उसको रजिस्ट्री ही नहीं की जाएगी अगर अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड डाक है तो।
ध्यान में रखिएगा, ये विदेश डाक की बात कर रहा है। अब मेकअप एंड पैकिंग, रजिस्टर्ड डाक की मेकअप पैकिंग कैसे होनी चाहिए। रजिस्ट्रीकृत पैकेटों की बनावट, एड्रेस साइड की तरफ, सबसे पहले तो एड्रेस साइड की तरफ रजिस्टर्ड, रिकमेंडेड, बोल्ड लेटर्स में, है ना, पेन से लिखा होना चाहिए, ना कि पेंसिल से। रजिस्टर्ड या रिकमेंडेड, ये दो में से एक चीज़ें ऊपर की साइड की तरफ, फेस की तरफ लिखा होना चाहिए। रजिस्टर्ड आर्टिकल को बंद करने के लिए चिपकाने वाले फीते यानी एडहेसिव टाइप्स, उस पर नाम, मार्क, स्टैंप या सिग्नेचर सेंडर का ये चीज़ होगा, ये चीज़ इसमें हो सकता है चिपकाने वाले फीते पे। मैनर ऑफ पोस्टिंग, रजिस्टर्ड डाक की मैनर ऑफ पोस्टिंग कैसे करेंगे, डाकघर में डालने का तरीका क्या है। रजिस्ट्रेशन के बारे में देखिए चल रहा है अभी। पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर देना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद सेंडर को एक रसीद दे दी जाएगी। ये पोस्टिंग का तरीका हो गया, मतलब आपको आके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना पड़ेगा। एडवाइस ऑफ डिलीवरी, वितरण सूचना। एडवाइस ऑफ डिलीवरी में क्या होगा कि रजिस्टर्ड आर्टिकल का प्रेषक रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए निर्धारित अतिरिक्त शुल्क पेड करके एडवाइस ऑफ डिलीवरी या एओडी प्राप्त कर सकता है। वितरण सूचना का फॉर्म रोमन अक्षर में होना चाहिए, रोमन लेटर्स में। सेंडर का नाम, एड्रेस, ये भी रोमन अक्षर में होना चाहिए। फिर इसके बाद पते की तरफ, फॉरेन पोस्ट का बात कर रहा है ये, पते की तरफ बोल्ड लेटर में क्या लिखा होना चाहिए, ये एब्स्टे रिसेप्शन, ये चीज़ वहाँ पे लिखा होना चाहिए, या AR की मोहर छाप प्रेषक के पते की तरफ रजिस्टर्ड शब्द के आगे या उसके नीचे जरूर लिखा होना चाहिए। फिर स्टैंडर्डाइज्ड आइटम के एनवलप के केस में, विशेष जो एनवलप के केस में, ये आपका एविस्डे रिसेप्शन, ये चीज़ क्या होता है, या AR, ये चीज़ें टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर सेंडर एड्रेस के नीचे लिखा होना चाहिए, इसको ध्यान में। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर 70, डिलीवरी, मतलब रजिस्टर्ड आर्टिकल की डिलीवरी कैसे होगी। सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा इंटरनल रेगुलेशन के आंतरिक विनिमय पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़, इनवर्ड फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल या जो बाहर से आ रही है डाक, रजिस्टर्ड डाक, इनका वितरण इनलैंड पोस्ट की तरह कस्टम ड्यूटी तथा कस्टम क्लियरेंस फी प्राप्त करने पर ही किया जाएगा। ये दो चीज़ें जो भी लगता हो तो वो चीज़ें प्राप्त करने पर ही किया जाएगा। रूल नंबर 70 पे आइए, सॉरी रोल नंबर 71 पे। 71 पे दिया गया है लायबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस। अब डाकघर की क्या जिम्मेदारी बनती है। डाकघर केवल रजिस्टर्ड आर्टिकल के लॉस की जिम्मेदारी लेगा, लॉस होगा तभी जिम्मेदारी लेगा। फॉर रजिस्टर्ड आर्टिकल 6 गोल्ड फ्रैंक्स या 220, फॉर रजिस्टर्ड बल्क बैग 1110 या तो फिर 300 गोल्ड फ्रैंक, ये चीज़ें इसका भुगतान किया जाएगा। रजिस्टर्ड आर्टिकल तथा बल्क बैग के नुकसान या क्षति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी है, केवल उसमें क्या ले, लॉस के कंडीशन में हो बस ये जिम्मेदारी लेता है, और क्षति के लिए, नुकसान के लिए वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। इन परिस्थितियों में पोस्ट ऑफिस के कंटेंट लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। किन परिस्थितियों में, ये देखिए निम्नलिखित हैं। बियॉन्ड कंट्रोल, जो पोस्ट ऑफिस के नियंत्रण से सबसे पहले तो बाहर हों। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जो अभिलेखों के विनाश पर हों। प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, यानी निषिद्ध डाक वस्तु पर क्लास नंबर 10 की तरह। प्रेषक द्वारा यदि इंक्वायरी के लिए 1 वर्ष के बाद आवेदन किया गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आइटम सीज्ड बाई कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, उसके द्वारा उस आइटम को यदि सीज कर लिया जाता है तो भी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फॉर कस्टम डिक्लेरेशन और डिसीजन ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, इस सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि विभाग जिम्मेदारी नहीं लेता है।
यानी इन परिस्थितियों में पोस्ट ऑफिस के कंटेंट लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, केवल लॉस की जिम्मेदारी, और रहेगी भी तो ये चीज़ें यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। नुकसान और क्षति के मामले में कोई भी भरपाई नहीं करेगा। रूल नंबर 73, पेमेंट ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है क्षतिपूर्ति की अदायगी। तो क्षतिपूर्ति की अदायगी हमेशा सेंडर को किया जाता है, यदि सेंडर चाहे तो प्राप्तकर्ता को भी वो करवा सकता है। फिर रूल नंबर 73, सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ लॉस्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल, यानी खोई हुई रजिस्ट्री वस्तुओं का बाद में मिलना। मान लो कुछ चीज़ हमारी गुम हो गई थी, बाद में मिल गया अगर, तो उस पर क्या कंडीशन होती है। इस स्थिति में सबसे पहले तो वह व्यक्ति जिसने क्षतिपूर्ति या नुकसान प्राप्त कर लिया था, वह यदि चाहे तो भुगतान वापस कर देगा और अपना डाक वो ले सकता है। यदि 3 महीने के भीतर वह प्रेषक या प्राप्तकर्ता अपना प्रस्ताव नहीं रखता है तो अन्य संबंधित पार्टी को इसी प्रकार का विकल्प दिया जाएगा। माने प्रेषक और प्राप्तकर्ता दो में से किसी को आना पड़ेगा। यदि थर्ड पर्सन ने भी अपना विकल्प नहीं दिया तो वह वस्तु डाक विभाग की हो जाएगी, मतलब न पैसा मिलेगा विभाग को, न वो विभाग डाक किसी को देगा। रोल नंबर 74 डिलीटेड है, हंस लीजिए। रोल नंबर 75, कंपल्सरी इंश्योरेंस, अनिवार्य बीमा। तो इसको हम अभी आगे रोल नंबर 78 में पढ़ेंगे। चलिए, अब आता है आपका इंश्योरेंस। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सेक्शन 4 में पत्र पोस्ट में जो विभिन्न विशेष सेवाओं की संबंधित शर्तें हैं उनको पढ़ रहे हैं। एयरमेल पढ़ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं, आइए इंश्योरेंस भी पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, विवरण क्या देगा। विभिन्न डाक श्रेणियों में केवल पत्रों का ही फॉरेन पोस्ट में इंश्योर्ड आर्टिकल भेजे जा सकते हैं। पत्रों का ही केवल होगा, लेटर पोस्ट का केवल। यह सुविधा सभी देशों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। इंश्योरेंस की सुविधा कुछ मामलों में यह सेवा केवल इनलैंड पोस्ट से ही अलाउ है। तीसरी चीज, जो देश लेटर पोस्ट द्वारा शुल्क योग्य सामान अपने देश में आने देते हैं, उन्हें यदि इंश्योर्ड लेटर भेजे जाएं तो उनके भीतर ऐसी वस्तुएं नहीं रखी जानी चाहिए जिन पर कस्टम ड्यूटी लगता है। इस तरह की चीजें उसके अंदर वहां पे रखी नहीं होनी चाहिए। जब शुल्क योग्य सामान इंश्योर्ड आर्टिकल द्वारा भेजा जाएगा, है ना, तो उसके साथ कस्टम डिक्लेरेशन घोषणा पत्र भी साथ में जरूर भेजा जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो ये हो गई कुछ आपके विवरण हो गए या डिस्क्रिप्शन हो गए। किसके हो गए? इंश्योरेंस संबंधित डिस्क्रिप्शन हो गए। अब आइए रूल नंबर 77 इंपॉर्टेंट है। इंश्योर्ड वैल्यू एंड इंश्योरेंस फॉर इनलैंड ट्रांजिट, बीमा मूल्य और अंतर्देशीय पारगमन के लिए बीमा। तो अधिकतम मूल्य जो है वो गंतव्य स्थान और अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है। कहाँ पे निर्भर करेगा? जो गंतव्य स्थान जहां हम भेज रहे हैं और अपनाया गया जो उसका रूट है उस पर निर्भर करेगा। फॉर इंडिया के लिए कितना है? 10,000। देश जहां पर इंश्योरेंस स्वीकार नहीं है, अप टू इंडिया इंश्योर्ड लेटर की तरह, और बियॉन्ड इंडिया रजिस्टर्ड लेटर, यहां पर क्या है? इंश्योरेंस स्वीकार नहीं है। किसी भी डाक के कंटेंट से ज़्यादा का इंश्योरेंस नहीं किया जाना चाहिए। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। यूजी गाइड फर्स्ट में भी आप पढ़े हैं कि कंटेंट से ज़्यादा उसका इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। अब कंपल्सरी इंश्योरेंस एंड फुल इंश्योरेंस, अनिवार्य बीमा और पूरे मूल्य के लिए बीमा। तो अनिवार्य बीमा में क्या क्या आता है? क्वाइंस, इन सबको भेजेंगे तो अनिवार्य रूप से इंश्योरेंस कराना है। बुलियन, बैंक नोट, करेंसी नोट, चेक, प्लेटिनम, प्रीसियस स्टोन, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें में अनिवार्य बीमा रहेगा। और फुल इंश्योरेंस किसका रहेगा? बैंक नोट और करेंसी नोट्स, गोल्ड क्वाइन और बुलियन, इनका फुल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। यदि उपर्युक्त चीज़ें जिन डाक वस्तु के अंदर हो उनके एक्चुअल वैल्यू का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, है ना।
तो जो हमारा सामान है, जितने का सामान है, सबसे पहले तो उससे ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं होगा, उतने का ही सामान के वैल्यू कीमत से ज़्यादा का इंश्योरेंस नहीं होगा। और कुछ ज़रूरी इंश्योरेंस हैं जिनको इंश्योर्ड करके ही भेजना है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो फुल इंश्योरेंस के साथ भेजना पड़ेगा। बैंक नोट्स हो गया, करेंसी नोट्स हो गया, गोल्ड कॉइन बुलियन, ये सब चीज़ें हो गई। बाकी ये अनिवार्य इंश्योरेंस है। ये चीज़ अगर ये चीज़ यदि आप भेज रहे हैं तो इनका इंश्योरेंस अनिवार्य है और इन चीज़ों का फुल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस में अगर पोस्टेज की बात करें, लेटर पे क्या किसका पोस्टेज लगेगा? पोस्टेज, डाक शुल्क, रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंश्योरेंस फ़ी और एडी, ये यदि एप्लीकेबल हो तो इस पे आपको पोस्टेज देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड लेटर के लिए इनका इंश्योरेंस केवल इनलैंड ट्रांजिट में ही किया जाएगा। इंश्योरेंस फ़ी इनलैंड रेट पर ही चार्ज किया जाएगा। ये भी फुली प्रीपेड होने चाहिए। अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए ये चीज़ें क्या होती हैं? मान्य नहीं होती हैं। डायमेंशन जैसा लेटर में होता था, मैक्सिमम वेट 2 किलोग्राम, सेम फॉर आर्टिकल की तरह है ना। रोल नंबर 80 और में केवल डायमेंशन की बात किया गया है, तो ये लेटर वाले पोस्ट में आप देख सकते हैं जो हम फर्स्ट क्लास लिए थे। और मैक्सिमम वेट जो है इसका 2 किलोग्राम होना चाहिए, रोल नंबर 81 में है। अब मेकअप और पैकिंग, इंश्योर्ड आर्टिकल की मेकअप और पैकिंग, लिफाफे या पैकिंग मजबूत होने चाहिए तथा उस पर सील पूरी तरह चिपक जानी चाहिए। दूसरा चीज़, लिफाफा एक ही कागज़ का होना चाहिए, कई तरह के कागज़ उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। जो डाक पूरी तरह पारदर्शक हो, जैसे फुली ट्रांसपेरेंट कोई डाक है या जिन पर एक पारदर्शक पट्टी हो, तो लिफाफे के किनारे यदि रंग बिरंगे हों तो ऐसी पैकिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। रोल नंबर 83, मेथड ऑफ एड्रेसिंग, इंश्योर्ड आर्टिकल को भेजने के लिए पता का तरीका। देखिए, क्लास को पढ़िएगा अच्छे से। आप लोग तो केवल देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पर इसको बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, इसलिए कम से कम गुरु के साथ छल मत करिएगा। रही बात पैसे की, 200-400 की बात नहीं है। यदि आप निकलेंगे तो मन से दुआ देंगे, पढ़ेंगे तभी निकलेंगे। चलिए, तो रोल नंबर 83, मेथड ऑफ एड्रेसिंग, इंश्योर्ड आर्टिकल के भेजने के में मेथड कैसा होना चाहिए, एड्रेसिंग का पता लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो पता इनिशियल्स अक्षरों में, आद्य अक्षरों में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़, उसमें कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज़, पेंसिल राइटिंग नहीं होना चाहिए। चौथा चीज़, एड्रेस डाक के ऊपर ही लिखा जाना चाहिए, सभी में यही होता है। पांचवा चीज़, सेंडर को टॉप ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ कवर पर स्याही से इंश्योरेंस वैल्यू को, उसके कीमत को अंकों और शब्दों दोनों में लिख देना चाहिए। केवल रोमन लेटर और अरबिक फिगर का ही इस्तेमाल करना है, फॉरेन पोस्ट में यही होता है। ऑफिशियल लेवल और इंडिकेशन के लिए स्पेस छोड़ देना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। रोल नंबर 84, मैनर ऑफ पोस्टिंग, डाक में डालने का तरीका। तो काउंटर पे लेके आइए, रिसिप्ट प्राप्त करिए जैसा इसके पहले होता था रजिस्ट्रेशन में। रोल नंबर 85, लाइबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पेमेंट ऑफ आइडेंटिटी, मतलब डाक घर की जिम्मेदारी और क्षतिपूर्ति की अदायगी। अभी हम इसके पहले रजिस्टर्ड आर्टिकल में पढ़े थे, अब हम इंश्योर्ड आर्टिकल में पढ़ेंगे। सब वही चीज़ें होती हैं। पहला, क्षतिपूर्ति की रकम गुम हुई वस्तु के मूल्य के बराबर होनी चाहिए या बीमा वस्तु की हानि या क्षति के कारण हुई वास्तविक हानि के बराबर होगी, बशर्ते क्षतिपूर्ति की अधिकतम रकम बीमा मूल्य के बराबर हो, उससे ज़्यादा ना हो। दूसरा, क्षतिपूर्ति का जो पेमेंट होगा यदि प्रेषक को किया जाना होगा तो उसकी अदायगी मूल डाक प्रशासन करेगा।
यदि क्षतिपूर्ति का पेमेंट प्राप्तकर्ता को मिलेगा तो उसकी अदायगी गंतव्य स्थान करेगा। सीधी बात है, वहाँ का प्रशासक सेंडर को देगा, और यदि प्रेषक को पाना होगा तो फिर जहाँ से भेजा गया है उसको प्राप्त होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रूल नंबर 86, सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ लास्ट इंश्योर्ड आर्टिकल। किसी गुमशुदा बीमा वस्तु का बाद में मिलना। यहाँ भी बीमा वस्तु बाद में मिल गई भैया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंश्योर्ड आर्टिकल में यदि ऐसा मान लीजिए होता है, यदि वस्तु की अंतर वस्तुओं का मूल्य अदा किए गए मुआवजों की रकम से कम है, वास्तव में यदि कम है, तो प्रेषक को मुआवजा लौटाकर अपने वस्तु की डिलीवरी को ले लेनी चाहिए। वो उसकी डिलीवरी प्रेषक ले सकता है। धोखाधड़ी के केस में यदि मान लीजिए कि प्रेषक धोखाधड़ी किया तो उचित कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए प्रेषक का यदि आर्टिकल 5,000 का था और उन्होंने बीमा करा दिया 7,000 का, तो ये धोखाधड़ी हो गई। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है, 2,000 ज़्यादा ले रहा है, तो उसमें उचित कार्यवाही भी, कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। फिर रीपेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, सबसे पहले सेंडर को, बाद में एड्रेसी को, या लास्ट में वह संपत्ति पोस्ट ऑफिस की हो जाएगी यदि दो में से कोई नहीं होता है तो। इसके पहले क्या था, रजिस्ट्रेशन में थर्ड पार्टी को भी अलाउ किया जाता था। थर्ड पार्टी अगर नहीं आता था तो फिर वो पोस्ट ऑफिस की हो जाती थी। पेनाल्टी क्या है भैया, 87 में इंश्योरेंस के लिए पेनाल्टी, इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए, ऐसी वस्तु भेजने के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी यदि शर्तें यदि आप तोड़ते हैं। यदि वस्तु स्वीकार भी कर लेने के बाद भी कोई अन्य अनियमितता, कुछ अन्य ऐसी लापरवाही पाई जाती है तो वस्तु प्रेषक को लौटा दी जाएगी। यदि अनइंश्योर्ड आर्टिकल विदेश से प्राप्त होता है, मान लीजिए कि अनइंश्योर्ड आर्टिकल कोई विदेश से प्राप्त हुआ, आर्टिकल का इंश्योरेंस एक्चुअल वैल्यू से कम हो गया, तो इस कंडीशन में डेस्टिनेशन के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। भाई फॉरवर्ड तो कर दिया जाएगा, परंतु एड्रेसी को, पाने वाले को इनलैंड रेट पर फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। बाहर से कोई डाक आती है तो यदि उसको मान लीजिए किसी कारणवश अनइंश्योर्ड आर्टिकल है, वो विदेश से भारत में भेज दिया गया, तो आर्टिकल का इंश्योरेंस एक्चुअल वैल्यू से अगर कम है तो भेज तो दिया जाएगा, पर एड्रेसी से इनलैंड रेट पर फी का पेमेंट लिया जाएगा। यदि प्राप्तकर्ता इनकार कर देता है तो वस्तु को मूल देश को लौटा दी जाएगी जहां से वो आया था। अब डी सेक्शन पढ़ लिए। 5वां सेक्शन है पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस, नाशपातिक जैविक पदार्थ। ये बहुत बड़ा रूल है, थोड़ा सा निचोड़ के रूप में ऐसे ही जानकारी के लिए रख लिए हैं, बाकी आप चाहिए तो फिर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 88 में दिया गया है नाशपाती जैविक पदार्थ के बारे में। कैन बी सेंट बाई 28 इंस्टीट्यूशंस, 28 हम इंस्टीट्यूशंस को भेज सकते हैं, चाहेंगे तो उसका लिस्ट में दे दूंगा। ट्रांसमिशन ओनली एज रजिस्टर्ड आइटम बाई एयर, इसको केवल बाई एयर भेजा जाएगा, वो भी रजिस्टर्ड। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, एयर सरचार्ज रजिस्टर्ड लेटर की तरह ही रहेगा, वो सब पेमेंट करना पड़ेगा। पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस विच आर इन्फेक्टिशियस जो है, संक्रामक वस्तुएं हैं, तो इनको डिक्लेयर्ड करना होगा कि ये संक्रामक पदार्थ हैं, इन्फेक्टियस सब्सटेंस हैं। इस चीज को ऐसे में उसमें लिफाफे के ऊपर लिखना पड़ेगा। अब आते हैं रूल नंबर 89 रिप्लाई कूपन। किसकी बात करेंगे, रिप्लाई कूपन की बात करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा जनरल चीज़ें क्या क्या होती हैं उसके बारे में समझ लीजिए। रिप्लाई कूपन के लिए क्या है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। रिप्लाई कूपन इस प्रयोजन के लिए कि सेंडर क्या है, उधर से अगर रिप्लाई चाहता है तो उसकी पूर्व अदायगी करके वो प्राप्त कर सकता है। रिप्लाई कूपन 2 प्रकार से पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध रहते हैं। पहला, सेल एट पोस्ट ऑफिस रेगुलर डिमांड पर, अदर पोस्ट ऑफिस वो एप्लीकेशन पर मिलते हैं। रिप्लाई कूपन इशू करने से पहले उस पोस्ट ऑफिस का डेट एंड स्टैंप जरूर लगा होना चाहिए। किसी व्यक्ति को एक बार में मैक्सिमम 10 रिप्लाई कूपन दिए जा सकते हैं, IRC यानी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन। अब यहाँ पे समझ लीजिए,
रोल नंबर 90 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन, अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कूपन। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन को किसी भी यूपीयू कंट्री में एक्सचेंज किया जा सकता है। यूपीयू के जितने भी कंट्री हैं उनमें रिप्लाई कूपन को विनिमय किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। पोस्ट स्टेशनरी भी एक्सचेंज किया जा सकता है। रिप्लाई के तौर पर लेटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रोल नंबर 91 डिलीटेड है। अब आता है आपका जी में अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में जैसे मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, डाक प्रमाण पत्र, यह इनलैंड आर्टिकल की तरह ही रहता है। इसमें अलग केवल फ़ी चार्ज अलग रहता है, बाकी सब उसी तरह का रहेगा। रोल नंबर 93 में बात करें लेट फ़ी, विलंब शुल्क, यह भी इनलैंड पोस्ट की तरह रहता है। इसमें भी केवल फ़ी चार्जेस इनलैंड पोस्ट के से अलग रहता है, बाकी हर चीज़ वही रहता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 4 और रोल नंबर 1 से 93 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्लास में हम लोग रोल नंबर 94 से पढ़ेंगे, जो चैप्टर या सेक्शन नंबर 5 में अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ना समझ में आए तो बार बार पढ़िएगा, लगातार पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा, है ना। तो हमारा जो गला बैठ रहा है तो थोड़ा सा मेहनत रंग लाइए, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तभी हमको भी अच्छा लगेगा। पर हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, इस चीज़ का हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारे वीडियो को यदि देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर